So, a very good evening to all of you, and welcome back to the channel Pharmaceutical Formulation Research and Development. Uh, I was not able to take the class or the lecture or this video yesterday as I was having some guests from my native and I was busy with that. Uh, Hopefully, I will try not to miss a class more often. So now to begin with our studies. So as we have discussed yesterday or day before yesterday, as a part of literature search, we discussed a very important topic, solubility. And so when we discussed this solubility, I gave you some examples about how solubility of the drug determines the for a type of formulation of or the type of the formulation in which the drug is to be formulated. So when I say or when I covered this topic into literature search, it just meant that during the literature search or at the very first step, it is essential to check the solubility of the drug. So once you check the solubility or once you get the online information about solubility, what you have to do, as I told you, either in your PPT or in your white paper, you collect all the data of solubility and then make a conclusion about it. कि soluble है तो आपका अप्रोच क्या रहेगा, इनसॉल्युबल है तो आपका क्या अप्रोच रहेगा, सॉल्युबल है तो आईआर प्रोडक्ट किस तरीके से होगा, बीसीएस क्लासिफिकेशन है तो क्या क्लास में आता है, अगर लो सॉल्युबल है क्लास 2 में आता है तो कैसे जाएंगे. तो बेसिकली अगर आपका फॉर एग्जांपल आप कोई एक हाईली वेरिएबल ड्रग पे काम कर रहे हो जैसे ग्लाइकोपैरोलेट और इसका यूएस मार्केट में इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल है, तो द मोमेंट आप इसको स्टार्ट कर रहे हो एज अ प्रोजेक्ट ग्लाइकोपैरोलेट टैबलेट को, तो जैसे आप इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे तो हाईली सॉल्युबल हाईली परमिएबल क्लास 1 ड्रग है, तो वहां आपने डाल दिया आपके पीपीटी में या जो भी है कि दिस इज ए क्लास 1 ड्रग एंड इट इज हाईली सॉल्युबल ड्रग. Since it is class 1, high solubility, high permeability, therefore डेटा भी डालेंगे. डेटा अगर कहीं से आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने मिल रहा है कि 15 मिनट्स में 80+ क्यू या 85 क्यू ड्रग रिलीज हो रहा है, तो देन यू विल write in the conclusion that since this being a highly soluble, highly permeable drug and innovator is also IR tablet, then a biostudy is not required to for this product, so that will be your conclusion. तो ये हो गया आपके लिटरेचर सर्वे से, जिसे फॉर ये आपने एक एकदम इम्पोर्टेंट चीज निकाल डाली. अब अगर दूसरा केस रहा, सॉल्युबिलिटी अगर आपकी कम रही, तो उस कम सॉल्युबिलिटी के लिए सपोज आप क्लास 1 से क्लास 2 में आ गए जहां लो सॉल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी है, तो द मोमेंट उसकी आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो आप सॉल्युबिलिटी के पैरामीटर्स डालोगे और ऑब्वियसली आप बीसीएस क्लासिफिकेशन क्लास 2 में है लिखोगे, तो आप इसका पूरा सॉल्युबिलिटी का डेटा डालोगे पूरा, फिर उससे आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा, उससे आपका कंक्लूजन मोस्टली ये निकलेगा कि अगर वो क्लास 2 है और आप उसको इमीडिएट रिलीज टैबलेट में फॉर्मुलेट करना चाहते हो, तो देन आपके लिए पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या आपको कोई टेक्निक ऐसी निकालना होगा जिससे आपका डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी बढ़े इमीडिएट रिलीज में. अगर इनोवेटर ने कोई टेक्निक यूज किया है, ऑफकोर्स इनोवेटर यूज करता ही होगा कोई टेक्निक सॉल्युबलाइजेशन की लो सॉल्युबल ड्रग को, तो आपको उसको वहां मैच करना होगा. तो उससे के बेसिकली आपका जो लिटरेचर का फाइंडिंग्स है कि ड्रग लो सॉल्युबल है, तो उस फाइंडिंग से लेके, और क्योंकि इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन में करना है तो इमीडिएट रिलीज इज सपोज टू हैव अ फॉर्मुलेशन और गिव द इफेक्ट इमीडिएटली. तो इस चीज के लिए आपको तुरंत ही उसको कंक्लूड ये करना होगा कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए ट्रायल्स लगेंगे, ये आपको एक इन्फ्लुएंस दे देगा. तो ये अगेन आपके व्हाइट पेपर में डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा. सेकेंड चीज लो सॉल्युबिलिटी है और आप उसको और कोई एक्सटेंडेड रिलीज और कंट्रोल रिलीज में फॉर्मुलेट करना चाहते हो तो वो आपको हेल्प करेगा. अकॉर्डिंगली आपको फिर वहां पर मेंशन करना होगा इसकी सॉल्युबिलिटी. फिर ये चीज जाके आगे आपके जाके हाफ लाइफ से इससे भी जुड़ती है
तो हाफ लाइफ से जब जोड़ेंगे तो ये एज एंड वन जब आएगा, हम बायो पार्ट या ये हाफ लाइफ पे जब पहुंचेंगे हम, तो उस जगह पे या उस स्टेज पे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ जैसे मैंने बताया कि सॉल्युबिलिटी से आप डिटरमाइन कर लेंगे कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, और आपको उसको आगे क्या फॉर्मुलेट करना है या आपके क्या फॉर्मुलेशन टेक्निक्स होंगे। तो ये बेसिकली हो गया है सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड में। अब एक चीज जो मैंने आपको परसों और बताया था, पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी। तो पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में आपके। उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा बताया हो, बट आई थॉट कि ये टॉपिक को और डिस्कस करना चाहिए। पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी, तो पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी जब आप बोलोगे, और या फिर जब आप पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी के लिए इवेल्युएट करोगे, तो बेसिकली क्या होता है, पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी यानी आपका ड्रग कोई एक पर्टिकुलर पीएच पे सॉल्युबल है और कोई एक पर्टिकुलर पीएच पे सॉल्युबल नहीं है। तो ये आपको लिटरेचर से अगेन बहुत बार मिल जाता है। एक्सटेंडेड रिलीज या एक्सटेंडेड लिटरेचर या आगे बहुत जाने का जरूरत नहीं है, आपको इनिशियल लेवल पर ही ये लिटरेचर में मिल जाता है कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी किस साइड है, एसिडिक पीएच के साइड है या बेसिक पीएच के साइड है। तो जैसे अगर सपोज आपको पता होगा कि ड्रग एसिडिक पीएच में सॉल्युबल है, तो इससे आपका कंक्लूजन ये हो जाएगा फर्स्ट थिंग कि ये ड्रग जो भी है, अगर आपको इसको इमीडिएट रिलीज में करना है तो वहां पर ही सॉल्युबल है, तो वहां ये अच्छे से यूज हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको ड्रग बेसिक पीएच में सॉल्युबल है और आपको इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेट करना है, तो फिर इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए आपको कुछ ऐसी टेक्निक करनी होगी कि ड्रग वहां पर ही सॉल्युबलाइज हो स्टमक में, क्या जहां एसिडिक पीएच होता है, अगर इमीडिएट रिलीज करना है तो। क्योंकि अदरवाइज वो आगे जाके बेसिक पीएच में डिसॉल्व होने तक तो सपोज मतलब फिर इमीडिएट रिलीज काहे का होगा अगर इफ इट इज नॉट डिसॉल्विंग इन द स्टमक। तो दिस इज अबाउट पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी। तो पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी के भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। क्या पीएच सॉल्युबिलिटी को आप कैसा यूज करोगे। एक कॉमन एग्जांपल जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैं यूजुअली बहुत देखता हूँ एमफार्म बीफार्म के थीसिस में, बच्चे जो है बहुत ज्यादा आजकल तो मतलब एवरी सेकेंड थीसिस जो भी बनता है ये होता है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी पे। फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी पे। तो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी में क्यों फॉर्मुलेट करते हैं, आई थिंक आपको पता ही होगा। फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी पे इसलिए फॉर्मुलेट करते हैं कि अगर आपका आईआर प्रोडक्ट है और आईआर प्रोडक्ट है तो वो स्टमक में रिलीज हो रहा है, तो उसका और एसिडिक पीएच पे अगर रिलीज होता है तो वो पूरा रिलीज उसका एसिड में ही हो जाए, तो आपको कंप्लीट रिलीज मिल जाएगा। ये एक मेजर रीजन होता है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी में फॉर्मुलेट करने के अलावा। सेकेंड चीज जो है जो पैरेलली चलती है आईआर टैबलेट में, और जो भी पैरेलली चलता है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी को में यूजुअली ऐसा हो सकता है कि क्वाइट पॉसिबल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आपका ड्रग जो है बेसिक पीएच में डिग्रेड होता हो, तो आप बेसिक पीएच में जाने ही क्यों दे, उसको फ्लोटिंग करवा के उसको आप वहीं पर कंट्रोल करें। कहाँ पर कंट्रोल करें, आपके इमीडिएट स्टमक में उसको आप रिलीज कंट्रोल करें। तो दैट इज हाउ वी डू, मतलब आप ड्रग को बेसिक पीएच में जाने ही ना दे और आप उसको एसिडिक पीएच में रिलीज करवा कर ले। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम this floating drug delivery, one more type. So this was all about floating drug delivery system. So one more thing or one more time or one more example where pH dependent solubility plays an important role or plays a role in determining the type of
dosage form. So one more example I will give you about pH dependent solubility. Solubility is about the Prazole series. So in my last lecture or last class, I mentioned something about the omeprazole series, wherein the drug degrades or in the acidic media, and that's why it is entry coating and it is meant for release in the intestine. So that is the case with the Prazole series. But one more unique example for this is the grid capsules. So if you look into the US market, they have formulated capsules of omeprazole which is meant for release in stomach, and what they have done, they have formulated it along with sodium bicarbonate. So what does the sodium bicarbonate do? The sodium bicarbonate changes the pH of the stomach. Of course, it will neutralize the acid and it will give a basic environment for the drug so that the drug does not degrade. And again, the release will happen in the stomach only, and the effect of the formulation will start immediately rather than a delayed formulation. So that is one more example of how to, it is not, we cannot say it is a pH dependency, but basically the stability in the pH that plays the role. So you can search out literature for Zagrate. It is a very interesting example. So basically basic material के साथ में formulate कर दिया, basic material sodium bicarbonate गया, वो acid को neutralize कर देता है, pH basic side चले जाता है, drug वहीं से dissolve होता है और वहीं से absorb हो जाता है, तो fast है. Again omeprazole का केस pH dependent solubility का नहीं है, but pH dependent degradation. So ये दो चीजें एक hand in hand चलते हैं, एक तो solubility और एक हो गया आपका डिग्रेडेशन विथ रिस्पेक्ट टू पीएच, यानी पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी में क्या होगा और किसी पर्टिकुलर पीएच पर जब डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा. वन मोर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल जो एक मैं बोलूँगा आपको, अगर आपको कुछ जहाँ पर सॉल्युबिलिटी को अल्टर किया गया है टू हैव अ रिलीज, और सॉल्युबिलिटी को बहुत ही स्मार्टली अल्टर किया गया है. एग्जाम्पल इज डाइपेरिडेमॉल. सो डाइपेरिडेमॉल ये यूएस मार्केट में एग्रानॉक्स बोलकर अवेलेबल है. इसमें एस्पिरिन और डाइपेरिडेमॉल का कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पर हम खाली डाइपेरिडेमॉल की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली ये डाइपेरिडेमॉल जो ड्रग है, ये ड्रग जो है इसका सॉल्युबिलिटी एसिडिक पीएच में है, और आपको इसका चाहिए होता है, और डोसेज फॉर्म जो है सस्टेन रिलीज है, लेकिन सॉल्युबिलिटी एसिड में है. तो क्या होगा, बेसिकली एसिड में जितना, और क्योंकि आप सस्टेन रिलीज ये कर रहे हैं तो एसिड में तो पहले रिलीज ही नहीं होगा स्टमक के. जब वो बाय द टाइम इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच है जहाँ पर उसकी सॉल्युबिलिटी ही नहीं है. तो फिर सॉल्युबिलिटी नहीं है तो सॉल्युबलाइज ही नहीं होगा, तो परमिएबल कैसा होगा, ब्लड स्ट्रीम में कैसा एंटर होगा. तो इस चैलेंज को काउंटरएक्ट करने के लिए जो भी इनोवेटर है एग्रेनॉक्स, उन्होंने क्या किया है कि टार्ट्रिक एसिड के साथ में इसको फॉर्मुलेट किया है. टार्ट्रिक एसिड पेलेट्स लिया है, उसके ऊपर में ड्रग को लोड कर दिया है. तो ये टार्ट्रिक एसिड क्या करता है, और उसके ऊपर से कोटिंग कर दिया यूड्राजेट का. तो अब यूड्राजेट का कोटिंग है, और यूड्राजेट आई थिंक जब एक्सपेरिमेंटल करेंगे तब बोलूंगा ही मैं, लेकिन अभी फिल्मक के लिए जस्ट रिमेंबर के यूड्राजेट ये है मिथाक्रिलिक एसिड पॉलीमर होते हैं ये, और ये पॉलीमर जो होते हैं ये यूजुअली यूज होते हैं, मतलब 90% ऑफ टाइम सभी यूड्राजेट इसलिए यूज होते हैं कि इनका एक रोल होता है कि ये एसिड में डिजोल्व नहीं होते, बेस में होते. इसमें अब यूड्राजेट में बहुत सारे टाइप आते हैं. मेजॉरिटी पॉलीमर्स ऐसे होते हैं कि जो एसिड में रिलीज नहीं देके बेस में दे, और एसिड में दिया भी तो कम रिलीज दिया, तो ये यूड्राजेट से कोट कर दिया. तो इनोवेटर ने क्या किया है, टार्ट्रिक एसिड का पैलेट बनाया है, उसके ऊपर में डाइपेरिडेमॉल लोड किया और उसको कोट कर दिया है.
फुल फ्लेज कोड कर दिया है, एंट्रिक कोड कर दिया। तो अब क्या हुआ, आपने जो भी आपका पेशेंट या वॉलंटियर है, दे आर टेकिंग द मेडिसिन, और आपका मेडिसिन स्टमक में जा रहा है, वहां पर इस यूड्राजिड के कारण फॉर्मुलेशन रिलीज नहीं हो रहा है, तो वो एज इट इज पास होकर आपके लोअर पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक में चले जाएगा, इंटेस्टाइन में चले जाएगा। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में आपका जो पीएच होता है बेसिक पीएच होता है, और ये यूड्राजिड का डिजाइन भी ऐसा होता है कि यूजुअली 90% ऑफ टाइम यूड्राजिड जाके 5.5 अबव 4.5 से शुरू होता है, 5.5 अबव डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये जैसे आपके बेसिक पीएच में एंटर कर दिया तो यूड्राजिड डिजोल्व हो गया, आपका डायपरिडोमोल इज नॉट एक्सपोज टू इंटेस्टिनल फ्लूइड। लेकिन वहाँ अगर, क्योंकि नॉर्मल थियरी के हिसाब से वहाँ पे बेसिक पीएच होता है, तो बेसिक पीएच में तो डायपरिडोमोल की सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो उस टाइम पे वो जो टार्टरिक एसिड है वो एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एसिडिक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और उस माइक्रो एनवायरनमेंट एसिडिक एनवायरनमेंट में डायपरिडोमोल फिर सॉल्युबलाइज होता है, फिर वहाँ से वो आपके परमिएबिलिटी ये होती है और इट एंटर्स इनटू ब्लड सर्कुलेशन। तो दिस इज अ वेरी क्लासिक एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अगेन आप अगर एग्रेनॉक्स का लिटरेचर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि टार्ट्रिक एसिड के पैलेट लिया इनोवेटर ने, उसके ऊपर में डायपरिडोमोल को लोड कर दिया, उसके ऊपर कोटिंग कर दिया, स्टमक में गया, यूड्राजिड की वजह से नो रिलीज, इंटेस्टाइन में गया, यूड्राजिड रिलीज हो गया, फिर उसके बाद में ड्रग रिलीज हुआ, बट ड्रग रिलीज हुआ मतलब डिसइंटीग्रेट होगा, पैलेट से निकलेगा लेकिन डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन फिर वो जो टार्ट्रिक एसिड अंदर बैठा है, वो टार्ट्रिक एसिड जैसे रिलीज होगा तो आपका इंटेस्टाइन का पीएच चेंज कर देगा, एंड इट विल कन्वर्ट द पीएच, और इट विल ब्रिंग द पीएच टुवर्ड्स एसिडिक साइड, और फिर वो वहाँ पर स्लोली एब्जॉर्प्शन होगा। तो जैसे जैसे यूड्राजिड आपका ब्रेक होते जाएगा, कोड ब्रेक होते जाएगा, वैसे वैसे वो टार्ट्रिक एसिड रिलीज होगा और डायपरिडोमोल उस माइक्रो एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होते जाएगा। तो दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल कि आप सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से मैनेज करते हो फॉर योर रिलीज। तो फिर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो आपका ऐसे ही अगर मेरे पास डायपरिडोमोल मॉलिक्यूल होता तो पहले मैं यही देखा होता कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। इसकी सॉल्युबिलिटी तो एसिड में है, लेकिन सस्टेन रिलीज चाहिए और बेस में सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो ये है। तो ये मैं डायपरिडोमोल का पूरा कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा, और उसके बाद में मेरा कंक्लूजन बनेगा लिटरेचर सर्च में कि ये एक एसिड में सॉल्युबलाइज्ड ड्रग है, लेकिन मैं सस्टेन रिलीज बना रहा हूँ। लेटर पार्ट में इसका मेरे को डिसोल्यूशन चाहिए या रिलीज चाहिए, सॉल्युबिलिटी चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको फॉर्मुलेट इस तरीके से करूँगा, या कोई भी एसिडिक चीज़ लूँगा जिसकी वजह से उसका पीएच आगे जाके मेरे को हेल्प करेगा। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी का रोल प्ले होता है। तो जैसे फ्लोटिंग का मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको, और ये इसका बता दिया। फिर जो एक एग्जांपल मैंने बताया है जैगरिड का अगेन इट इज नॉट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इट इज एग्जांपल ऑफ स्टेबिलिटी। बट कई बार होता है कि सॉल्युबिलिटी, पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी और पीएच डिपेंडेंट डिग्रेडेशन हैंड इन हैंड चलते हैं। कभी आपको सॉल्युबलाइज करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, या फिर कभी आपको डिग्रेडेशन रोकने के लिए डिज़ाइन फॉर्मुलेट करना पड़ता है। और ये तो मैंने बहुत बेसिक से डिज़ाइंस बोले हैं, इससे बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस भी हो सकते हैं टू ब्रिंग अबाउट दैट सॉल्युबिलिटी। अब ये जो डिग्रेडेशन वाला पीएच डिपेंडेंट जो जैगरिड वाला एग्जांपल है, ये हम अगेन आगे जाकर जब हम इसको देखेंगे इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग को उसको, तो वहाँ पर हम फिर से जाकर उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में और ये करेंगे। तो अभी के लिए इतना है कि सॉल्युबिलिटी में आपको जस्ट बता रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको कैसे कैसे चेक करना होता है सॉल्युबिलिटी, और आपको फिर ड्रग की सॉल्युबिलिटी समझ के उस हिसाब से आपका पूरा फॉर्मुलेशन ये है। तो आपका ड्रग का सॉल्युबिलिटी और टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन जो आप इंटेंड कर रहे हैं बनाने का, दोनों चीज़ें मैटर करेंगे। तो आगे जाके आप ऐसे ही करते जाओगे कि मतलब जो आपका ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, और आपको आईआर बनाना है, सस्टेन रिलीज बनाना है, डिलेड रिलीज बनाना है, एक्सटेंडेड रिलीज बनाना है, क्या है ये करेंगे। और जैसे मैंने ये एक जैगरिड का एग्जांपल दिया है स्टेबिलिटी को लेकर, वैसे ही एक एग्जांपल जो है, मतलब दो टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हम डिलेड रिलीज बोलते हैं। डिलेड रिलीज मतलब एंट्री कोड कर दिया है, जो कि स्टमक में रिलीज नहीं होता है,
और इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। तो ये वैसे ही एग्जांपल है कि आपने यूड्राजिड से कोट कर दिया तो पहले 2 घंटे में 0% रिलीज होना चाहिए स्टमक के एसिडिक पीएच में, और उसके बाद में इमीडिएटली रिलीज हो जाना चाहिए द मोमेंट इट गोज इनटू बेसिक पीएच। तो एक जो आपका एंट्री कोटेड टैबलेट या एंट्री कोटेड या डिलेड रिलीज जो भी टैबलेट जो बोलते हैं आप, तो वो अगेन इस टाइप का रोल प्ले करता है। तो अब इसमें एक केस में क्या हो गया है कि जो आपका ड्रग है उसको आपको जब फॉर्मुलेट करना है और आपको चाहिए कि इंटेस्टाइन में उसका जाके रिलीज हो जाए बेसिक पीएच में रिलीज हो जाए। और 0.1 नॉर्मल HCl में यूजुअली कैंडिडेट सब ओमिप्राजोल टाइप के ड्रग्स होते हैं जो कि एसिडिक पीएच में डिग्रेड हो रहे हैं और बेसिक पीएच में डिग्रेड नहीं होते हैं, तो रिलीज उनका वहां से करवाया जाता है। तो एसिड में उनका कोट करके रिलीज रोका जाता है। तो दैट इज नथिंग बट डिलेड रिलीज। और ये अगेन अपार्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन इन एसिडिक देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिसकी वजह से हम कभी कोई फॉर्मुलेशन को डिलेड रिलीज भी बनाना चाहते हैं। तो ये अगेन जैसे जैसे टाइम आगे हम बढ़ेंगे तो उसके एग्जाम्पल्स है डिस्कस करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी में फिर और एक चीज़ जो हो गई है कि अगर अब ये तो पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी हो गई, एक सॉल्युबिलिटी हमने देखा कि फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी बनाया कि चलो पूरा का पूरा रिलीज एसिड में ही करते हैं, ड्रग को लोअर पार्ट में जाने ही नहीं देते, स्टमक क्रॉस ही नहीं करेगा, स्टमक के फ्लूइड के वजह के ऊपर में टैबलेट आपका फ्लोट होता रहेगा, जीआई फ्लूइड जिसको बोलते हैं, उसमें आपका टैबलेट फ्लोट होते रहेगा, वहीं से रिलीज करेगा। तो ये फ्लोटिंग हो गया। सेकंड हो गया जो कि डिग्रेडेशन वाला एग्जांपल है जिसको हम आगे और देखेंगे। फिर एक देखा है बताया मैंने आपको कि एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में किस तरीके से रिलीज किया जाता है। अभी इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे सॉल्युबिलिटी का, ये तो पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बताया, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पार्टिकल साइज के हिसाब से बताया कि लिटरेचर से हमने देखा इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल को सॉल्युबलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसका पार्टिकल साइज रिडक्शन करे, ड्रग ही वैसे मांगे या ड्रग को मिलिंग के प्रोसेस में डाले और वो मिलिंग करके यूज़ करे, जिसकी वजह से वो सॉल्युबलाइज हो जाए जल्दी से जल्दी। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप लोग बहुत सारे थीसिस करते हैं, सॉलिड सॉलिड डिस्पर्शन बनाते हो, सॉलिड लिक्विड डिस्पर्शन बनाते हो, तो ये सब जो चीज़ें आप करते हो ये अगेन सॉलिड इसका ही सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का ही केस होता है। मैं जैसे एक एग्जांपल आपको और बोलूँगा, आप जो कि मतलब अब ये जो एग्जांपल्स बोल रहा हूँ ये मेरे कई बहुत साल पुराने के एग्जांपल्स हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है तो इस एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्टिकल साइज का रिडक्शन का एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है ग्रिफलविन टैबलेट, और ये पार्टिकल साइज रिडक्शन सॉलिड सॉलिड डिस्पर्शन बना के किया गया है। तो बेसिकली आप यूएसपी में मोनोग्राफ निकाल के देखिए, वहाँ पर आपको 2 मोनोग्राफ दिखेंगे ग्रिफलविन में, एक माइक्रो साइज ग्रिफलविन और एक शायद अल्ट्रा माइक्रो साइज ग्रिफलविन। तो ये माइक्रो साइज और अल्ट्रा माइक्रो साइज में क्या होता है, तो ये जो माइक्रो साइज ग्रिफलविन है इसमें लोअर पार्टिकल साइज के ऊपर में बनाया गया है, क्योंकि ग्रिफलविन कम्स इनटू अ क्लास जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो सॉल्युबिलिटी कम करने के लिए पार्टिकल साइज लो करके उसको सॉल्युबलाइज करवा दिया गया है। बट शायद और शायद नहीं, पक्का ही कि वो पार्टिकल साइज उतना लो करके भी उस पर्टिकुलर जो डोसेज फॉर्म है जो ग्रिफलविन टैबलेट था वो उतना रिलीज नहीं होता या उतना बायोअवेलेबिलिटी नहीं देता है। इसके कारण और एक आप यूएसपी में मोनोग्राफ देखना। अच्छा, यूएसपी बोले तो आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट बी अवेयर इट इज यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। ये तो बेसिक चीज़ है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, जहाँ पर आपको सब मोनोग्राफ्स मिलते हैं। तो आप जब यूएस के लिए काम कर रहे हो तो आपका यूएसपी रेफरेंस है। तो यहाँ आप देखो एक माइक्रो साइज ग्रिफलविन है, माइक्रो साइज ग्रिफलविन का मोनोग्राफ है। तो ये क्या है माइक्रो साइज ग्रिफलविन? तो ये लोगों ने क्या किया, पार्टिकल साइज आई थिंक जब ये ग्रिफलविन किया तो इससे भी इनकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हुई, तो उसके लिए उन्होंने उसको अल्ट्रा माइक्रो साइज किया। अल्ट्रा माइक्रो साइज ऐसा है कि एक स्टेज के ऊपर में जाके 3-4 माइक्रोन जब तक आप अचीव कर लो पार्टिकल साइज D90 जो होता है,
अगेन D90 पार्टिकल साइज फिर डिस्कशन करेंगे जब टाइम आएगा। अगर आपको समझा पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप कमेंट्स में बताइए, और जब हम पार्टिकल साइज रिडक्शन पर जाएंगे तो और एक बार डिस्कस करेंगे। तो D90 इज नथिंग बट 19% पार्टिकल्स आर लेस देन 4 और 5 माइक्रोन, जो भी आपका पार्टिकल साइज है। तो जैसे ग्लिसरॉल है, हो सकता है उसमें 4 या 5 माइक्रोन है, उसके बावजूद सॉल्युबिलिटी नहीं आती। अब ड्रग को इससे ज़्यादा तो माइक्रोनाइज नहीं किया जा सकता है, तो क्या किया है कि इसका सॉलिड सॉलिड डिस्पर्शन बनाया है। क्या किया है, ग्लिसरॉल को लिया है, उसको मेल्टेड पीईजी के साथ मिक्स कर दिया। तो मेल्टेड पीईजी क्या होता है, पीईजी क्या होता है, आपका ड्रग के सरफेस को कवर करके छोटा 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 और पार्टिकल बना डालता है। तो वो छोटा पार्टिकल्स में स्प्रेड हो गया है पीईजी में, तो सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर अब्जॉर्प्शन और बढ़ गया है, और बढ़ने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी फास्ट हो जाती है। तो इसके लिए उसको माइक्रोसाइज बोलते हैं या माइक्रोनाइज ग्लिसरॉल बोलते हैं, जो कि आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है। तो आप ये दोनों मोनोग्राफ देखेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप ये दोनों के इनोवेटर ग्लिसरॉल नाम से अवेलेबल है यूएस मार्केट में। आप इनके मोनोग्राफ्स भी देखकर पढ़िए, ये आपको काफी इंटरेस्टिंग देंगे। और इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ग्लिसरॉल टैबलेट 500 और 250 mg है, और ये माइक्रो साइज जो ग्लिसरॉल है, आई थिंक तो अब मेरे को उतना क्लियर याद नहीं है, बट ये 125 और 250 है। और ये माइक्रो साइज ग्लिसरॉल जो 250 मिलीग्राम है, ये आपको सॉल्युबिलिटी इक्विवेलेंट टू 500 mg ग्लिसरॉल की देता है, मतलब हाफ डोज में, क्योंकि वो सॉल्युबलाइज फॉर्म में, तो वो उतना रिलीज आपको दे रहा है, तो आपको रिलीज देता है। तो अगेन जैसे मैंने बताया आपको, सॉल्युबिलिटी इस तरीके से भी अल्टर की जाती है और इस तरीके से भी। तो अगेन आप देखोगे, अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी बहुत ही बेकार है, जहाँ एकदम लोएस्ट पार्टिकल साइज होके भी नहीं जाता है, तो ये टेक्निक अपनाई जाती है, जहाँ सॉलिड सॉलिड डिस्पर्शन या सॉलिड लिक्विड डिस्पर्शन लेते हो, और कोई भी एक मेल्टिंग पॉलीमर और पीईजी के जैसा व्हीकल लेते हो, उसके अंदर में उसको ये एंट्रैप कर दिया जाता है ड्रग को। तो ड्रग ज़्यादा स्प्रेड होता है, ज़्यादा पार्टिकल स्प्रेड होते हैं, तो वो स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल होने की वजह से आपका सरफेस एरिया एक्सपोज बढ़ता है, और फिर वो आपको बढ़ाकर सॉल्युबिलिटी देता है। तो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो आई थिंक अभी के लिए सॉल्युबिलिटी पे इतना ही। आगे जाके अगर और कहीं कुछ एग्जांपल जो आते हैं, तो मैं सॉल्युबिलिटी आपको उस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने 2 टाइप की सॉल्युबिलिटी अगेन देख ली है। एक तो सॉल्युबिलिटी हमने जो देखी है, मतलब एक सॉल्युबिलिटी का केस है जहाँ BCS के क्लासिफिकेशन के हिसाब से, और आपको ट्रेडिशनल मेथड से पार्टिकल साइज को कम कर ज़्यादा करके हाई सॉल्युबल करना है। सेकंड थिंग, pH डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी है, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपके ड्रग की सॉल्युबिलिटी और BCS क्लास, और ड्रग कौन से pH में सॉल्युबल है, कौन से pH में सॉल्युबल नहीं है, ये लिटरेचर सबसे पहली चीज़ आपको देखना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद में जो मैंने आपको जेग्रिड का एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल हो गया है pH डिपेंडेंट डिग्रेडेशन, कौन से pH पे कैसा डिग्रेडेशन होता है, या इन जनरल डिग्रेडेशन का। तो इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा और हम देखेंगे कि इनिशियल लिटरेचर से आप कैसे डिग्रेडेशन आइडेंटिफाई करोगे, और उस डिग्रेडेशन के हिसाब से आप फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या करते हो। मोस्टली वी विल सी दिस टुमारो। तो कल का जो लेक्चर रहेगा हमारा, मोस्टली इम्प्योरिटीज और डिग्रेडेशन के रिलेटेड आप लिटरेचर में क्या क्या देखना होता है। अब ये जो सॉल्युबिलिटी जो भी होंगी, आप पूरा थरोली देखो, गूगल पे देख सकते हो, आप वेरियस साइट्स पे देख सकते हो, आप ड्रग के इंडेक्स में जाकर चेक कर सकते हो। आपको सॉल्युबिलिटी उस हिसाब से 90% टाइम आपको गूगल से ही मिल जाता है। सॉल्युबिलिटी नहीं मिला है तो फिर आपको उस मॉलिक्यूल का और डिटेल में उसमें जाना होता है। और आई थिंक वो मैं कल डिग्रेडेशन में भी बताऊंगा कि DMF क्या होता है। DMF जो है, जैसे आप फॉर्मुलेशन को फाइल करते हो, वैसे API को फाइल करते हो, तो फॉर्मुलेशन फाइल जो होता है वो ANDA होता है। तो ड्रग को फाइल करते हो तो वो DMF, ड्रग मास्टर फार्मूला, या बहुत सारे उसके मतलब ये होते हैं। तो DMF जो होता है उसको में से भी आपको सॉल्युबिलिटी पता होती है, उसमें से भी स्टेबिलिटी पता होती है। तो मोस्टली ये पार्ट को लिटरेचर एज ए लिटरेचर पार्ट हम कल देखेंगे। ऑफकोर्स इस स्टेज पे, इतने अर्ली स्टेज पे आपको DMF मिलता नहीं है कोई वेंडर से, जब तक आप उसको फाइनल कर रहे हो, उससे कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं बना लेते हैं। लेकिन कई बार गुडविल में या ओपन पार्ट ऑफ DMF आपको मिल जाता है। तो वो कैसे यूज होगा, तो कल के सीरीज में हम देखेंगे।
इम्प्योरिटीज के लिए या आपके पीएच डिपेंडेंट डिग्रेडेशन के लिए कैसा आगे किया जा सकता है या कैसे फार्मूला ये किया जा सकता है. So I think that's all for today. Hope you are liking it. So please do subscribe the channel. Share it with all your friends. अगर आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ शेयर विथ मैक्सिमम पीपल जिसको आपको लगता है कि बेनिफिट होना चाहिए. और लेट more and more students get to understand this, and I hope you people are understanding what I am saying. अगर आपको कुछ लग रहा है ऊपर नीचे हो रहा है या कुछ irregularities हो रही है या कुछ suggestions है तो you can always give me in my comment. So thank you for watching and hope to see you tomorrow. Thank you. Thanks a lot.